अब जिस बारे में बात कर रहा हूँ वो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यहाँ पर आपका दो प्रोसेस दे रखे हैं, जिसमें कि मेरे पास एक सोडियम है जो कि एलिमेंटल फॉर्म है, और यहाँ पर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एक कंपाउंड है, राइट। तो कंपाउंड भी आप देखेंगे कि सॉलिड में है, एलिमेंट भी सॉलिड में है, दोनों ही यहाँ से गैस जा रहे हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेस हो गया एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, राइट। तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और चेंज इन सब्लिमेशन एंथैल्पी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ये इसके लिए सही शब्द है। पर अगर आप एक चीज़ और नोटिस करें तो आप देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल ही रहा, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये क्रिस्टलाइज्ड था, सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइज्ड था, और ये पहुँच गया गैसियस स्टेट में, एटॉमिक स्टेट में। इसके अलावा मैं आपको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे सपोज़ कीजिए ये मेरे पास मीथेन है इन गैसियस स्टेट, और मैं मीथेन को यहाँ से कन्वर्ट कर रहा हूँ कि मीथेन में कार्बन अलग हो गया और चारों हाइड्रोजन भी अलग हो गए हैं, राइट। चारों हाइड्रोजन अलग हो गए। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एटम्स में कन्वर्जन हो रहा है, एटम्स में, चाहे वो एलिमेंट से है चाहे वो किसी कंपाउंड से है। जब भी वो एटम्स में कन्वर्ट होगा, सॉलिड से गैस बन रहा है या गैस से सॉलिड से गैसियस स्टेट में एटम बन रहा है, चाहे वो जैसे मर्जी एटम्स बने, राइट। तो उस कंडीशन में हम उसे बोलेंगे कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा। लेकिन वेट, इसमें एक और भी कन्फ्यूजन है। अगर हम मीथेन को देखें तो मीथेन में आपके पास यहाँ पे 4 बॉन्ड्स हैं, अलग अलग इस तरह से चारों बॉन्ड्स हैं, और ये चारों बॉन्ड्स जो हैं यहाँ पे डिसोशिएट हो जाएंगे यहाँ पे 4H एटम्स में, और कार्बन के भी एटम्स गैस में, और ये भी गैस में। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड्स भी डिसोशिएट हो रहे हैं तो मैं इस कंडीशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ कि ये एंथैल्पी चेंज इन बॉन्ड्स हैं, या इसको मैं बॉन्ड एंथैल्पी भी कह सकता हूँ। इसकी मैं कुछ और भी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपके पास क्लोरीन है या ऑक्सीजन से, अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है लेकिन सब गैसियस स्टेट में है, और ये दोनों ही एटम्स में कन्वर्ट हो गए, क्लोरीन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो इस कंडीशन में जो यहाँ पर आपको चेंज नज़र आ रहा है, इस वक्त आप देखेंगे कि एटोमाइज तो हो रहे हैं लेकिन इनके बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है और बॉन्ड एंथैल्पी है वो थोड़ा सा आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है, लेकिन आपने इसको बड़े समझदारी के साथ लेके चलना है। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बाद है हमारे पास, इसके लिए जो सही सिंबल होगा वो सिंबल क्या होगा, इसके लिए ये सिंबल सही नहीं है, राइट। क्योंकि आप देखें कि यहाँ पे ये एटॉमिक कन्वर्जन है, तो मेरे पास जो इसके लिए राइट सिंबल होगा वो होगा डेल्टा ए फॉर एटोमाइजेशन एंथैल्पी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। और इस वक्त जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है 108.4 किलो जूल पर मोल। ओके, तो ये बहुत एक क्लियर कट पिक्चर है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर आप सॉलिड से गैस में जाते हैं तो ये वैल्यू आती है डेल्टा सब्लिमेशन चेंज इन एंथैल्पी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन विच इज़ +25.2। ओके, अब अगर कार्बन यानी मीथेन के साथ अगर आप 4 बॉन्ड्स इसके ब्रेक कर देते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे एटम्स में कन्वर्जन हो गया, राइट। तो 1 मोल सब्सटेंस से, यहाँ पे ध्यान रखना कि 1 मोल डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि आपका जो यूनिट है वो हमेशा पर मोल ही होगा। तो 1 मोल मीथेन को एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए, 1 मोल सोडियम को एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे मैं बोलूँगा डेल्टा ए फॉर एटोमाइजेशन एंथैल्पी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, इट इज़ इक्वल टू +1665, राइट। और ये होगा यूनिट इसका किलो जूल पर मोल। अब पॉइंट ये भी समझने वाला है कि यहाँ पे जो ये एनर्जी आ रही है 1665 की, जो इसको ब्रेक करने से आ रही है, वो बेसिकली 4 डिफरेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने से आ रही है, राइट। और वो जो 4 डिफरेंट बॉन्ड्स हैं वो चारों यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। ये एक ही बॉन्ड को ब्रेक करके नहीं आ रही, ये 4 बॉन्ड्स हैं, चारों अलग अलग हाइड्रोजन के साथ बने हुए बॉन्ड है। तो इन चारों बॉन्ड्स को ब्रेक करके हमारे को 1665 की एंथैल्पी मिल रही है। तो मैं इसे बोलूँगा चेंज इन एटोमाइजेशन एंथैल्पी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ मीथेन इज 1665, राइट।
लेकिन ये बॉन्ड्स को ब्रेक करने से आ रही है तो हम इसे बॉन्ड इंथैल्पी भी कह सकते हैं, राइट। बट देयर इज अ वन चेंज, बॉन्ड इंथैल्पी हो या एटोमाइजेशन इंथैल्पी हो, डेफिनेशन हमेशा 1 मोल के लिए ही जस्टिफाइड होगी। अब क्योंकि यहाँ पर मीथेन के पास 4 मोल बॉन्ड्स होंगे, अगर मैं 1 मोल मीथेन लूँगा, ध्यान से समझना, अगर 1 मोल मीथेन लेते हैं, पहले तो हम 1 मोल मीथेन के बदले 1 लेते हैं, 1 मीथेन में 4 बॉन्ड्स हैं तो 10 मीथेन में 40 होंगे और 1 मोल में 4 मोल होंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो 1 मोल मीथेन है उसके अंदर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि क्योंकि 1665 किलो जूल यूज़ हो चुके हैं, पर वो 4 मोल बॉन्ड्स के लिए, तो पर मोल बॉन्ड के लिए क्या वैल्यू होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आपको पर मोल के लिए करना है तो आप 1665 को डिवाइड बाय 4 करेंगे, राइट, और ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 416 आ जाएगा। लेकिन अब मैं इसके लिए जो नोटेशन रखूँगा वो मैं क्या रखूँगा, डेल्टा, राइट, और यहाँ पर लिखूँगा बॉन्ड इंथैल्पी, ये है बॉन्ड, राइट, चेंज इन, इसको पढ़ेंगे चेंज इन बॉन्ड इंथैल्पी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, इट इज इक्वल टू 416 किलो जूल पर मोल, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लोरीन के केस में इस कंडीशन में क्या है कि क्लोरीन के केस में इसको तो मैं बोलूँगा डेल्टा ए एच स्टैंडर्ड विच इज़ इक्वल टू 242 किलो जूल पर मोल। तो ये इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, पर क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड भी, अगर मैं 1 मोल क्लोरीन लूँगा तो यहाँ पे बॉन्ड भी 1 मोल हो जाएंगे, तो इसीलिए इस कंडीशन में जो ये डेल्टा ए है एच का, यही इक्वल है डेल्टा बॉन्ड ऑफ इंथैल्पी चेंज, दोनों आपस में डेटा बराबर हों। केवल इस केस में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मोल बॉन्ड है, 1 मोल सब्सटेंस है, तो एटोमाइजेशन हो रहा है, तो एटोमाइजेशन की इंथैल्पी और बॉन्ड इंथैल्पी न्यूमेरिकली इक्वल होंगे, ओके। अब अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए देखूँ तो आपके पास जो चीज़ यहाँ पर डिफाइन हुई है सेम वैसे इसके लिए डिफाइन होगी। तो यहाँ पर मैं इसको बोलूँगा कि जो डेल्टा ए एच है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, इट इज़ इक्वल टू द डेल्टा ऑफ द बॉन्ड इंथैल्पी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, इट इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 498 किलो जूल्स पर मोल। तो मैं यहाँ पे इसके यूनिट्स भी लिख देता हूँ, किलो जूल पर मोल। सिमिलरली अगर आपके पास हाइड्रोजन की भी डेफिनेशन है, अगर आपको हाइड्रोजन को डिफाइन करना हो कि इसके लिए क्या डेफिनेशन होगी, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए आप समझ सकते हैं कि डेल्टा ए स्टैंडर्ड ए अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, इट इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी अगेन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन विच इज इक्वल टू 436 पॉजिटिव किलो जूल्स पर मोल। जब भी आपके पास इस तरह से मोर देन 1 कंडीशन आती है बॉन्ड्स की, जैसे यहाँ पर एक से ज़्यादा बॉन्ड बने हैं, तो आप इसको यहाँ पे बॉन्ड इंथैल्पी ना लिख करके इसको आप एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी लिखेंगे, बिकॉज यू आर टेकिंग द एवरेज ऑफ 4 बॉन्ड्स, राइट। लेकिन यहाँ पर कोई एवरेज डिफाइन नहीं होगा, क्लोरीन के केस में, ऑक्सीजन के केस में या हाइड्रोजन के केस में कोई भी डिफाइन नहीं होगा। इसमें एक चीज़ और भी मेंशन करने वाली है कि जब भी आप यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लिखते हैं तो इसका मीनिंग ऑक्सीजन के लिए ये हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो आप यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन नहीं डिफाइन करेंगे, आप डिफाइन करेंगे इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड, वो भी सिंगल बॉन्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया बॉन्ड, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि मैं इसको मेंशन करूँ कि मैं ओ डबल बॉन्ड ओ के लिए बात कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बॉन्ड इंथैल्पी अगर आप डिफाइन करते हैं इस तरीके से, राइट, अगर आप इस तरीके से बॉन्ड इंथैल्पी को डिफाइन कर देते हैं ओ बॉन्ड ओ जस्ट सिंगल बॉन्ड के लिए, तो इसके लिए जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, राइट। तो ये जो वैल्यू आती है हमारे पास डिफरेंट वैल्यू, वो आती है 138 किलो जूल पर मोल, राइट। अब हम बॉन्ड एंथैल्पी के डेटा को भी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। ओके, सो ये मेरा सबसे फेवरेट टेबल है अब तक का एनसीईआरटी का। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, राइट। इन सभी वैल्यूज़ को अगर मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं तो ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज़ के बारे में यहाँ क्लियर कट पिक्चर है कि 298 केल्विन पर ही इनको लिखा गया है, जिस भी एक्सपेरिमेंट में किया गया वो इस कंडीशन पर लिखा गया है, बट स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर डिफाइन नहीं होता है, राइट। ओके, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है ठीक हाइड्रोजन के सामने आ रहा है, इधर से भी एक हाइड्रोजन है, राइट, और दूसरी तरफ से भी एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन की जो बॉन्ड इंथैल्पी विद हाइड्रोजन है वो 436 अराउंड आती है,
राइट। और अगर आप हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड एंथैल्पी देखते हैं तो आपके पास ये 414 के राउंड आती है, जैसा कि अभी हमारा 416 आ रहा था रिजल्ट। हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी नाइट्रोजन से भी आप निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे ऐसे जहाँ भी क्रॉसिंग हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके अराउंड यहाँ पर लाइन इस तरह डाल दूँ तो ये फ्लोरीन हो गया, राइट, और ये भी फ्लोरीन हो गया। तो फ्लोरीन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो 155 आ जाती है, राइट। अगर आप इस पूरे टेबल में देखें तो आपको बड़े काम की चीज़ नज़र आएगी। इसमें सबसे लोवेस्ट जो वैल्यू आता है वो है केवल आयोडीन टू आयोडीन का, ये लोवेस्ट बॉन्ड एंथैल्पी है जो हमारे रिकॉर्ड में है। इससे नीचे कोई बॉन्ड एंथैल्पी नहीं है। इसके अलावा अगर आप हाईएस्ट वैल्यू पे जाते हैं तो ये वैल्यू सबसे हाईएस्ट है 569, यानी कि इन दो एक्सट्रीम के बीच में कोई बॉन्ड एंथैल्पी है तो है, इनके बाहर बिल्कुल भी नहीं होगी, राइट। और यहाँ पर आपके पास एक डबल बॉन्ड एंथैल्पी या ट्रिपल बॉन्ड एंथैल्पीज का भी डेटा आपको अवेलेबल किया कराया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़े ही काम की चीज़ है जो कि आपको थोड़ी सी हैरान कर सकती है इसमें, राइट। अब हम उसे डिस्कस करते पहले। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो ऑक्सीजन है उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स दोनों होते हैं, जैसे कि यहाँ मैं लिखता हूँ ओ डबल बॉन्ड ओ। तो आप देखते हैं कि ऑक्सीजन में सबसे पहले एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है और फिर उसके बाद एक पाई बॉन्ड बन जाता है। तो अगर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की एंथैल्पीज में से ये पूछा जाए कि किस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर होगा वो होगा कि हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी सिग्मा ब्रेक करने के लिए, ना कि पाई ब्रेक करने के लिए, राइट। अजीब बात यह है कि आपका आंसर गलत है। और अगर मैं इसी तरीके से अगर यहाँ पर और भी क्वेश्चन पूछूंगा कि मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन का आपके पास इस तरह से सिग्मा और पाई बन जाते हैं, या नाइट्रोजन का अगर आपके पास सिग्मा और पाई बन जाते हैं, राइट, यहाँ सिग्मा यहाँ पाई। सिमिलरली मेरे पास और भी कंडीशन हो सकती है, जैसे कार्बन का सिग्मा और, तो इसमें सिग्मा और पाई में से कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो यूजुअली जो लोग किताब के रट के चलते हैं उनका आंसर है कि सिग्मा इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। वाई? बिकॉज इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ द हेड ऑन एंड पाई इज़ ड्यू टू द साइड वाइज ओवरलैप, राइट। अब क्योंकि बॉन्ड जो है कोई प्रैक्टिकली कोई मटेरियल नहीं है कि जो ओवरलैप हो जाएगा, ये जस्ट वेव फंक्शन है। तो इनका साइड और हेड इससे कोई मतलब नहीं होता कि हेड है कि साइड है। वो आपको बस एक मतलब मन को तसल्ली देने के लिए आपको बात बता दी जाती है, परंतु ऐसा होता नहीं। अब मैं इसके एविडेंस लिखने वाला हूँ, राइट, इसी बुक के डाटा से। देखिए जो सिंगल बॉन्ड है, जितने भी सिंगल बॉन्ड है उनकी मैं एनर्जीज आपके सामने लिखूंगा और फिर मैं आपके पास डबल बॉन्ड की एनर्जी लिखूंगा, राइट। तो पहले मैं यहाँ पे आपको पास रख रहा हूँ डबल बॉन्ड की एनर्जी। डबल बॉन्ड का मतलब हो गया कि सिग्मा और पाई दोनों की एनर्जी मैं जोड़ के आपके पास लिख दूंगा, सिग्मा और पाई की एनर्जी। तो इसके लिए ये डाटा सभी आपको इस बुक से मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास बुक है और बुक में मैं इस डाटा को लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो अब आपके सामने देख के लिखूँ जो भी डाटा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ओ डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ 498। कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड की वैल्यू है 741। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की वैल्यू है 418। और कार्बन की भी डबल बॉन्ड की एनर्जी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि कार्बन दैट इज 611, राइट। अब पॉइंट आता है सिंगल बॉन्ड की एनर्जी। अब देखिए जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा ही होगा, हमेशा सिग्मा होगा। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो ये कार्बन के जो डबल बॉन्ड्स हैं ये C2 मॉलिक्यूल में नहीं है, ये किसी और कंपाउंड में है। ये दिस इज़ नॉट इन C2 मॉलिक्यूल, ये मैं लिख देता हूँ कि C2 मॉलिक्यूल नहीं है, राइट। तो अब मैं ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड की एनर्जी लिखूँगा, तो वो उसके लिए आपके पास अपर टेबल यूज़ करूँगा और बस आप यहाँ पर नज़र डालें, थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है, राइट। ओके, तो ये बहुत ही पिक्चर यहाँ पे क्लियर रहती है कि अगर आप ऑक्सीजन की अगर आप सिंगल बॉन्ड यहाँ पे मैच करें दैट कम्स आउट टू बी 138, यानी कि ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड है 138। तो कार्बन और ऑक्सीजन का आप यहाँ मैच करेंगे, ये है कार्बन, राइट, और ये है ऑक्सीजन, सो दैट कम्स आउट टू बी 351। नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जो है दैट इज कम्स आउट टू बी 159, तो मैं लिखूँगा 159। और कार्बन का सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड दैट इज 347, तो मैं लिख रहा हूँ 347। ओके, तो ये सिग्मा बॉन्ड की एंथैल्पी है। नाउ व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ पाई बॉन्ड। ध्यान से देखें तो इन सभी में देखिए पाई की वैल्यू जो है वो सिग्मा से ग्रेटर है। इन तीनों में ही पाई की वैल्यू जो है सिग्मा से ग्रेटर है।
केवल इसको छोड़ के। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा रूल नहीं है कि सिग्मा बॉन्ड इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। इनफैक्ट अगर आप डेटा कलेक्ट करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि कार्बन कार्बन का ही पाई बॉन्ड केवल वीकर है सिग्मा से, बाकी सभी का पाई बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है देन सिग्मा। अब ये डिकम्पोजिशन इतना ज़्यादा स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक होता है कि ये स्टूडेंट जो इसको पकड़े हुए हैं ये इसको और देर तक नहीं पकड़े रख सकता। इस एविडेंस को अब हम पेपर पे समझते हैं। आपके पेपर पे यहाँ पर रिएक्शन दिख रही है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 2 मोल्स डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन का 1 मोल देते हैं और 2 मोल वाटर के देते हैं। अगर मैं इनको बॉन्ड्स के मेथड से रिप्रेजेंट करूँ कि बॉन्ड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या हुआ, तो मैं उन बॉन्ड्स को कलर करना चाहता हूँ जिन बॉन्ड्स में कोई चेंज आया ही नहीं है। बिकॉज अगर ये रिएक्शन है, एक प्रोसेस है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि चेंज कहाँ पर आ रहा है, राइट। तो सबसे पहले तो मैं उस जगह पे जाऊँगा जहाँ पर आपको चेंज दिख रहा है, राइट, या चेंज नहीं दिख रहा है, राइट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर आपके पास टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं, जो कि आपको यहाँ भी नज़र आ रहे हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, राइट। तो आपको ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि इसमें अब तक में कोई चेंज नहीं आया है, राइट। अब रह गया मेरे पास ऑक्सीजन का ये बॉन्ड। अगर आप इसको भी देखेंगे कि ये ऑक्सीजन का एक बन गया सिग्मा बॉन्ड, तो मैं इसमें से केवल एक ही को कलर करूँगा ये बताने के लिए कि ये जो ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ भी एक ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड है। इन चारों सिग्मा बॉन्ड्स के ही तरीके से यहाँ पर भी 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, यानी कि इनमें तो कोई चेंज आया नहीं है। अब रहेगी बात दूसरी बात क्या है कि आपके पास एक बॉन्ड ये भी है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन अब आपके पास बचा ही यही एक बॉन्ड है, लेकिन चेंज ये है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये पाई में कन्वर्टेड है। तो जो मैंने इसमें ऑरेंज पार्ट से शो किया वो केवल वही है जो इसमें चेंज हो रहा है। अब पॉइंट इसमें समझने का सिर्फ इतना सही है कि जब उस रिएक्शन को आपने देखा था तो उसमें आपने देखा था कि जो स्टूडेंट है उसके हाथ काफ़ी गर्म हो चुके थे, उस बोतल को पकड़ नहीं पा रहा था। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही थी, राइट। तो ये जो एनर्जी रिलीज है वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है, तो इसकी वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली आती है -95 किलोजूल पर मोल। और इस वैल्यू को आप जो है कंफर्म भी कर सकते हैं। नेगेटिव मीन्स की रिलीज़ हो रही है, तो रिलीज़ कब होती है? थर्मोडायनेमिकली आपको ये बात पता है कि रिलीज़ तभी होती है जब एक का लेवल हायर हो और हायर से आप लेवल नीचे लेके जा रहे हैं तो ही रिलीज़ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसका एनर्जी लेवल हायर है और किसका एनर्जी लेवल लोअर है, राइट। जब भी आपके पास एक ऐसा बॉन्ड बनेगा, राइट, ऐसा बॉन्ड बनेगा जो कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, राइट, यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये एक वीकर बॉन्ड है, राइट, और ये होगा एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनने पर एनर्जी रिलीज होती है, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी? 95 किलो जूल पर मोल, यानी कि ये 95 यूनिट्स जो है एनर्जी नीचे गिर गई। तो इससे क्या पता लगता है कि सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो वीकर बॉन्ड्स हैं देन सिग्मा इन केस ऑफ दिस कंडीशन, राइट। इसमें कोई एक्सेप्शन वाला केस नहीं, क्योंकि मैंने आपके पास और भी कंडीशन लगा रखे हैं, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि ये कोई एक्सेप्शन है, राइट। अब मैं बताने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, राइट। तो जनरली जो कंबशन प्रोसेसेस होते हैं ये एक्सोथर्मिक होते हैं, राइट। और कंबशन शब्द का मतलब हो गया ऑक्सीजन से कंबाइन करना, राइट। तो जब भी ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन होती है तो इस प्रोसेस में बॉन्ड जब भी बनता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। तो अब तक तो ऐसे बहुत से कंबशन प्रोसेस आपने भी देखे होंगे, राइट। लेकिन एक यहाँ पर आपके बुक में इसमें जो एग्जाम्पलीफाई किया गया है वो है इसको ब्यूटेन को लेकर के, जो कि सिलेंडर्स में एक सबसे कॉमन फ्यूल है। तो जब भी आप देखेंगे कि आप यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं तो हमेशा 1 मोल के ही लिए करेंगे, क्योंकि ओवरऑल आपको यहाँ पे यूनिट्स भी देखने हैं कि यूनिट्स आपके पास हमेशा किलोजूल पर मोल में ही होगा, राइट। लेकिन सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे चेंज इन कंबस्शन एंथैल्पी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अब फिर से वही बात आती है कि जब भी ब्यूटेन बर्न होता है तो उस समय टेम्परेचर हायर होता है। तो यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे जो आपका स्टैंडर्ड का मतलब 298 केल्विन नहीं है, ओके। सिमिलरली अगर हम ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज में देखेंगे 2802, मीन्स कि ये भी बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ है। और ये जो एनर्जी रिलीज़ है
ये इतनी ज़्यादा है कि लोहे को भी मेल्ट कर सकती है, राइट। ओके, तो मैं एक और रिएक्शन आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयरन की कंबस्शन हो रही है, राइट, और आपके पास ये Fe2O3 बनता है, और इसके लिए जो इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हम यहाँ पे कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये अगर कहूँगा मैं, तो 1 मोल आयरन को बर्न करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, राइट, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, वो होती है केवल 824 का हाफ, राइट, मीन्स 412 किलो जूल पर मोल, राइट। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप देखेंगे कि अगर आपको केवल 1 मोल आयरन बर्न करना है, 2 मोल आयरन को बर्न करने के लिए आपको 824 चाहिए, तो 1 मोल के लिए इसका हाफ चाहिए। तो आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे इस चीज़ को, और ये बड़ी ही सरप्राइजिंग चीज़ है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का 1 मोल जब बर्न होता है तो इससे नियरली 2800 किलो जूल की एनर्जी निकलती है। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये जो एनर्जी है ये इतनी ज़्यादा है कि इसमें आयरन जो है, आप देख सकते हैं कि आयरन जो है बहुत बुरी तरीके से इसमें ऑक्सीडाइज हो सकता है, राइट। सो ग्लूकोज जो बेसिकली एक पोटेंशियल बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है, राइट। और इसको हम एनर्जी सोर्स भी कह सकते हैं, जैसे ग्लूकोन डी, ग्लूकोस, इस तरह के अलग अलग मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो ये बेसिकली एनर्जी सोर्स होता है ग्लूकोज, राइट। बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है इसको ऑक्सीडाइज होने पे, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, और इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात समझना है कि जब भी आपको इसके इक्वेशन बनानी है स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन के लिए, तो हमेशा ही 1 मोल ही कंपाउंड बनना चाहिए। 1 मोल के लिए ही ये डेफिनेशन अप्लाइड है, तो केवल 1 ही मोल बनाना है। लेकिन जब भी इसके लिए बनाना है हमेशा एलिमेंट से ही तैयार करना है, और वो जो एलिमेंट्स हैं वो अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में होने चाहिए, ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब कि अगर हम रूम कंडीशन देखें तो उस कंडीशन की बात होगी। और इसकी नोटेशन आपको बहुत ही सिंपली समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे चेंज इन फॉर्मेशन इंथैल्पी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन है, और इस सर्कल का जो यहाँ पे मतलब बन जाता है वो है स्टैंडर्ड कंडीशन का। यहाँ पे हमारे लिए रूम टेम्परेचर होगा, राइट, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं जो आपको मोस्ट स्टेबल स्टेट में मिलेंगे वो कौन सा कंडीशन होगा, केवल रूम टेम्परेचर के लिए होगा, राइट। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि स्टैंडर्ड स्टेट के लिए हमेशा ही 25 डिग्री एक फिक्स वैल्यू करी गई है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे कि जो मेरे पास अब जो टेबल बनेगा उस टेबल में इन्होंने 25 डिग्री के ऊपर सारी कैलकुलेशन की हुई है, तो हम इसलिए यहाँ पे 25 डिग्री को मेंशन कर रहे हैं। अदरवाइज टेम्परेचर का स्टैंडर्ड स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम इक्वेशन को देखें तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक इक्वेशन आती है वाटर की फॉर्मेशन के लिए। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन लिया गया है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही गैसीय स्टेट में हैं। क्यों? क्योंकि जो रूम कंडीशंस हैं उस पर दोनों गैसेज में मिल जाते हैं, वाटर आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वाटर जो है जिसकी फॉर्मेशन हो रही है जिस कंपाउंड की, वो 1 मोल बनना चाहिए। तो अगर आप 1 मोल वाटर बनाएंगे तो आपको बैलेंसिंग करते समय यहाँ पे आपको हाफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस इक्वेशन में जो आप इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर्मेशन के लिए वो -285 तभी होगा जब वाटर 1 मोल होगा। तो यूनिट्स पे आपको ज़रूर ध्यान रखना है, किलो जूल पर मोल। अगर आप यहाँ पर 2 ले लेंगे मोल्स तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। अच्छा, अभी एक चीज़ और नोटिस करने लायक है, इसको मैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर तो बोल ही सकता हूँ, साथ ही इसी को मैं इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जा सकता है, जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन देखा है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कार्बन, तो आप कार्बन के लिए भी यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे जो कार्बन है वो ग्रेफाइट है, सॉलिड है, और इसको हम हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहे हैं। सो वी हैव 1 मोल ऑफ मीथेन, और 1 मोल ऑफ मीथेन की जो फॉर्मेशन है इसकी एनर्जी होती है -74.8, राइट। मीथेन काफ़ी स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनफैक्ट मोस्ट स्टेबल मीथेन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। यहाँ नोटिस करने लायक बात है कि जो कार्बन है इसके 2 एलोट्रॉप्स हमें पता है, एक ग्रेफाइट दूसरा डायमंड है, तो और भी, लेकिन आपको यहाँ पे ये एलोट्रॉप मेंशन करना ज़रूरी है कि ग्रेफाइट है।
ऐसा इसलिए क्योंकि जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अंडर ये बात कही गई है कि एलिमेंट शुड बी इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, मतलब ज्वाइंट स्टेट में होना चाहिए तो मोस्ट स्टेबल स्टेट होना चाहिए। तो कार्बन के लिए कौन सा स्टेट ज़्यादा स्टेबल है आउट ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये क्वेश्चन यहाँ पे स्पेशल है। तो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का मोस्ट स्टेबल स्टेट है एज कंपेयर टू डायमंड। रीज़न क्या है, डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस बट ग्रेफाइट इज मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एंड द रीज़न इज वेरी सिंपल, क्योंकि यदि आप ग्रेफाइट के रिंग्स को देखें तो इन रिंग्स में हमेशा ही एक एडिशनल बॉन्ड आपको यहाँ पर नज़र आता है इस तरीके से, जिसको आप हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अल्टरनेट बॉन्ड्स होने की वजह से इसमें ग्रेफाइट में स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। क्यों ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज आप नोटिस करेंगे कि ऑन एन एवरेज जो कार्बन है, जैसे ये कार्बन है, मान लीजिए मैं इस पर्टिकुलर कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो ये कार्बन में देखिए आपको इधर भी बॉन्ड नज़र आ रहा है इस कार्बन से जुड़ा हुआ, राइट। तो इस तरफ बॉन्ड है 2 और इस तरफ है बॉन्ड 1, तो इस कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 1.5। वहीं पर अगर आप डायमंड को देखते हैं कि डायमंड में इस तरह के है बॉन्डिंग, इस तरह से ऐसे ऐसे बॉन्ड्स बन रहे हैं ऐसे, राइट। तो ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन भी आप देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन sp³ है, लेकिन डायमंड में सारे बॉन्ड सिंगल हैं, लेकिन ग्रेफाइट में बॉन्ड ऑर्डर जो 1.5 है, इसका मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ग्रेफाइट में है। और इसीलिए यहाँ पे बात मेंशन की जा रही है कि आपको हमेशा ही स्टेबल एलोट्रॉप से ही अपना इक्वेशन तैयार करना है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए। अब इसमें कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो एज्यूम करते हैं, ज़ीरो, राइट। क्यों ऐसा एज्यूम करते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट जो हैं किसी से भी कंबाइन नहीं कर रहे हैं, राइट, किसी से नहीं कंबाइन करते हैं, तो ऐसे केसेस में जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के लिए बात ज़रूरी है जान लेना कि आपके सभी एलिमेंट जब कंबाइन ही नहीं कर रहे हैं, उनके बॉन्ड्स ही नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पर कोई एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड बनने से ही एनर्जी रिलीज़ होगी या बॉन्ड ब्रेक होने से ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो मैं यहाँ पर जैसे कोई एलिमेंट लिखता हूँ तो उन एलिमेंट्स को उनके मॉलिकुलर फॉर्म में लिखना है, और अगर वो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं या क्रिस्टलाइज फॉर्म में होते हैं तो उनको उस फॉर्म में लिखना है। अब जैसे ऑक्सीजन का ओजोन भी है, ओजोन एलोट्रॉप है और ये नॉर्मल ऑक्सीजन है, तो हमें इसमें नॉर्मल ऑक्सीजन को सिलेक्ट करना है, राइट। तो जो भी आपके पास यहाँ पर ये बॉक्स है, इस बॉक्स में आपके पास सपोज सारे एलिमेंट्स हैं और इनकी जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो हमने ज़ीरो एज्यूम कर ली। तो यहाँ से अब बात ऐसी है कि अगर सपोज वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन की गैस है प्लस ऑक्सीजन भी गैस में है और आप बना रहे हैं वाटर, ओके। वाटर कौन सी स्टेट में बनेगा, ये तो गैसीय स्टेट में थे, ये बनेगा लिक्विड स्टेट में, और यहाँ पे आप हाफ लगा लेंगे। तो आप देखेंगे कि बेसिकली आपने रिएक्शन में इनके लिए तो ज़ीरो ज़ीरो एज्यूम कर लिए, तो जो नेट जो चेंज आया है बेसिकली वो केवल इसकी फॉर्मेशन यानी कि इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के ही कारण आया है, ओके। तो इस तरीके से मैं ये समझ सकता हूँ कि यहाँ पे केवल इंथैल्पी ऑफ वाटर की फॉर्मेशन है, बिकॉज इनकी तो इंथैल्पी ज़ीरो है, तो नेट चेंज आपके पास इसी के बॉन्ड्स के कारण आ रहा है। तो जब भी आपको इंथैल्पी एलिमेंट्स की देखनी है तो हमेशा उनकी एलिमेंट की स्टेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम मानी जाती है, और जिनके एलोट्रॉप्स है तो उसमें हमने एक सिलेक्शन रखा है, वो हम आयुपैक के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ, और अब आप इस टेबल को कंपेयर करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले तो यहाँ पे एक टेबल में आपको नज़र डालना है कि ये जो टेबल बनाया गया है ये 298 केल्विन के डेटा के अकॉर्डिंग तैयार किया है, राइट। अब आप देखेंगे कि जो जितना स्टेबल है उसकी वैल्यू उतनी ही बीकर होगी। नेगेटिव साइन का मतलब हो गया कि ये लोग जो है एलिमेंट्स, जो आपके पास अभी एलिमेंट्स मैंने बनाए थे, नेगेटिव साइन का मतलब ये होगा कि जैसे वाटर का नेगेटिव है तो इसका मतलब कि अगर ये एलिमेंट्स का एनर्जी लेवल है तो वाटर का एनर्जी लेवल इस एलिमेंट से नीचे है। कहने का मतलब हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, वाई देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, सो बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिकॉज एलिमेंट्स अंडरगो इन अ मोर स्टेबल स्टेट, बॉन्डेड स्टेट इज स्टेबल स्टेट। लेकिन एलिमेंट के रिस्पेक्ट में अगर वो
स्टेबल है तो एनर्जी माइनस में है, और अगर वो लेस स्टेबल है तो एनर्जी प्लस में है, राइट। क्योंकि हमने एलिमेंट्स की एनर्जी को ज़ीरो एज्यूम कर लिया है। अब ऑब्वियसली बात है, जो लेस स्टेबल होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, राइट। तो हम यहाँ पे नज़र डालें अगर इस चीज़ पे, तो आप देख सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, बेरियम कार्बोनेट है, इन सब की तो माइनस में है। ब्रोमीन के लिक्विड, ओके, मैं इसको बाद में डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस जगह पे आप देखेंगे मीथेन के लिए ये एनर्जी 74 है बट माइनस में है, लेकिन ये इथाइन है, इसके लिए आप देखेंगे कि वैल्यू जो है प्लस में है, ओके। तो प्लस वाली चीज़ हमारे लिए स्पेशल है, क्योंकि प्लस का मतलब वो एक फ्यूल बन गया, राइट। अब इसी तरीके से आपको पास अगर देखें तो आपके पास यहाँ पर एक और भी पॉजिटिव है जो कि बेंजीन है, ये भी पॉजिटिव है, राइट। और अगर मैं मीथेन के साथ में प्रोपेन या कुछ और गैसेज लूँगा तो ऑब्वियसली इनमें से कईयों के पॉजिटिव होंगे, तो जिनके भी पॉजिटिव होंगे वो एक बेटर फ्यूल होंगे, ओके। अब इसमें से कई एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो नेगेटिव तो है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनकी की ज़ीरो है, राइट। तो अगर हम उसको नज़र डालें तो वो आपके पास कौन कौन से हैं जो ज़ीरो हैं। एक तो है ब्रोमीन लिक्विड, ये देखिए इसका ज़ीरो है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, तो हमने ब्रोमीन को लिक्विड स्टेट में ज़ीरो कर दिया। लेकिन अगर आप ब्रोमीन को गैसियस स्टेट में लेके चलेंगे तो ये देखिए प्लस में आ रहा है रिजल्ट। क्यों? इस प्लस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स हैं तो आप इन मॉलिक्यूल्स को आपस में अलग करेंगे, इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स है इनको आपस में अलग करेंगे तभी आपके पास ब्रोमीन गैस बनेगा। और अलग करने का मतलब क्या होगा कि आपने इसके इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी मिल गई है, और सॉरी आपने एनर्जी सप्लाई किया है। तो आपने कितनी एनर्जी सप्लाई किया है? आपने 30.91 किलो जूल सप्लाई किया है एक मोल ब्रोमीन लिक्विड से गैस में कन्वर्जन करने के लिए। इसी तरीके से यदि आप यहाँ पर डायमंड और ग्रेफाइट को देखेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल हैं, दोनों ही सॉलिड स्टेट में अवेलेबल हैं, लेकिन ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमने ग्रेफाइट को यहाँ पे ज़ीरो एज्यूम किया है। और आप देख सकते हैं कि डायमंड जो है ग्रेफाइट से बहुत ही थोड़ा सा ही लेस स्टेबल है इस पॉजिटिव वैल्यू के कारण, ठीक है। तो अक्सर हम स्टूडेंट्स जब भी कोई पूछते हैं स्टूडेंट से कि इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो उनका पहला आंसर होता है डायमंड, राइट। तो ये है इसका कारण कि डायमंड और ग्रेफाइट में से ग्रेफाइट क्यों ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर भी आप नज़र डाल सकते हैं, जैसे ब्रोमीन वाला केस था, आप यहाँ भी डाल सकते हैं कि अगर वाटर लिक्विड में है तो आप देखेंगे -285 है, और अगर वाटर गैशियस में है तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, राइट। क्योंकि लिक्विड के वाटर को आपको अगर अलग करना है तो आप यहाँ पे कम से कम भी इसमें 44 की एनर्जी आपको ऐड करनी पड़ेगी, इसमें ऐड करनी है, नीचे वाले में, इस डेटा में आपको ऐड करनी है 44, देन यू कैन कम टू दिस प्लेस। इसका मतलब कि अगर वाटर गैस है और वाटर लिक्विड है और दोनों ही 100 डिग्री पर हैं तो मुझे जो है वाटर गैस में ज़्यादा एनर्जी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू वाटर लिक्विड के। ये बात ये भी शो कर देती है कि टेम्परेचर का एनर्जी से कोई कनेक्शन नहीं है। सेम टेम्परेचर पे सेम ही सब्सटेंस अलग अलग स्टेट होने पर अलग अलग एनर्जी रख सकते हैं। अगर टेम्परेचर दोनों का सेम है, बात को थोड़ा ध्यान दीजिए, वाटर 100 डिग्री पर, वाटर लिक्विड भी 100 डिग्री पे, दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन फिर भी वाटर जो गैशियस है उसमें ज़्यादा एनर्जी है। और इसका एविडेंस तब मिलता है जब आपको कोई ऐसा केस नज़र आता है जो स्टीम बर्न हो चुके हैं। तो स्टीम बहुत ख़तरनाक है पानी के कंपैरिजन में। पानी से जलना और स्टीम से जलना मतलब बहुत ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट होना है। इस डेटा में आप PCl5 को भी देख सकते हैं कि अगर PCl5 हमारे पास सॉलिड स्टेट में तो -443 पर है, और हमने देखा था कि जैसे PCl5 में दो बॉन्ड जो ऑन दी एक्सिस होते हैं वो वीकर होते हैं, तो इसी कारण जब जैसे PCl3 बनेगा तो आप देखेंगे कि आपको इसमें एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी
कुछ अमाउंट, तब जा कर के आप PCl3 तक पहुँचेंगे, राइट। तो सेम ही चीज़ सभी जगह अप्लाई हो रही है, राइट। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। अब यहाँ भी इस चीज़ नोटिस करने वाली है कि क्लोरीन के अगर आपको गैस बनाने हैं 1 मोल, अगर आपको क्लोरीन का गैस बनाना है तो आप देख सकते हैं कि उसकी जो एनर्जी वो 121 है, राइट। 121 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मेरे पास क्लोरीन का जो बॉन्ड एंथैल्पी था जो कि 242 था, तो जैसे आप क्लोरीन को ब्रेक करते हैं तो बेसिकली आप 2 क्लोरीन एटम यहाँ से ले पाएंगे, ओके। तो यहाँ पे आपके पास इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो 242 है, लेकिन यहाँ पे केवल हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखना है कि एक एटम की फॉर्मेशन के लिए, एक मोल एटम के लिए कितना होगा। तो ऑब्वियसली 242 का आधा होगा और आपको बॉन्ड ब्रेक करने हैं, इसलिए प्लस में भी आ गया है। सिमिलरली हाइड्रोजन का जैसा कि हमें पता है कि 436 से 435 के आसपास होता है इसकी बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन की। तो आपको अगर एक एटम हाइड्रोजन का एक मोल अगर हाइड्रोजन एटम लेने हैं तो ऑब्वियसली आप इसका भी हाफ करेंगे एंड यू विल गेट टू दिस वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आयरन के लिए है। अगर आयरन ऑक्साइड आप बनाते हैं सॉलिड फॉर्म में तो यहाँ पे 824 की एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर आपने ग्लूकोज का भी डाटा देखा था तो ग्लूकोज की डाटा में करीब करीब 2800 की एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है जब 1 मोल ग्लूकोज बर्न होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ग्लूकोज का 1 मोल बर्न करता हूँ तो उससे मैं कम से कम 3 मोल जो है आयरन को बर्न करने के लिए उस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि ये एनर्जी जो यूज़ होगी वो इस आयरन के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी, राइट। अब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 2 मोल HBr बना है, तो 2 मोल HBr बन रहा है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे नोटेशन ये नहीं दूंगा कि ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया है। आपको यहाँ पे रिएक्शन दिख रहा है तो आप यहाँ पे डेल्टा के साथ में नीचे सबस्क्रिप्ट लगाएंगे R, ठीक है। तो आपको इस R का मतलब सिंपली पता है कि R का मतलब हो गया रिएक्शन, क्योंकि यहाँ 2 HBr बन रहे हैं तो यहाँ पे -72.8 है। लेकिन अगर एक HBr बनता और ये दोनों ही अपनी अपनी फिजिकल स्टेट में होते जो रूम कंडीशन की है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू जो है वो हाफ़ हो जाती। तो हमारे पास जो इसकी हाफ़ वाली वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? बड़ा ही सिंपल है, इसको डिवाइड कर लीजिए और आपको पास आएगा 36.4 विद नेगेटिव साइन। तो ये क्या होगा? ये होगा इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। सब कुछ इस इक्वेशन पे बेस्ड है। और इस बात का मेंशन भी किया गया कि जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है बेसिकली वो डबल है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इस कंडीशन के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए। ये जनरल बात नहीं है, ये इस पर्टिकुलर केस के लिए है केवल।